नमस्कार, मैं हूं नीलू और करते हैं आप खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बात कोरोना संकट की ही करते हैं। तो कोरोना संकट के शुरू होने के बाद आज पहली बार होगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजे के भुगतान, रिटर्न दाखिल न करने के लिए लेट फीस को माफ करने और राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के विशेष कोष जुटाने के तरीकों पर विचार हो सकता है। और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार की विशेष अपील पर हाईकोर्ट की डबल बेंच आज फैसला सुना सकती है। सरकार ने सिंगल बेंच के 3 जून के अंतरिम आदेश फैसले के खिलाफ डबल बेंच से अपील की थी। सरकार ने 3 जून के आदेश के खिलाफ 3 विशेष अपील दाखिल की है। हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आज अभ्यर्थियों के साथ ही सरकार की भी हाईकोर्ट के डबल बेंच फैसले पर नजर है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आज फैसला आ सकता है। सिंगल बेंच के फैसले को सरकार ने चुनौती दी थी। शिक्षकों की भी हाईकोर्ट पर नजर रहेगी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 1 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने लल्लू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट बेंच में जमानत याचिका दाखिल की थी और आज इस पर सुनवाई होनी है। और गुरुवार देर रात आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई। आपको टीवी स्क्रीन पर अब 2 तस्वीरें दिखाएंगे और इन 2 तस्वीरों के जरिए इन घटनाओं को आप देख सकते हैं। पहली घटना देवरिया के भुजौली कॉलोनी की है, जहां पर देर रात बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई और पल भर में ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर है मिर्जापुर की, जहां पर विंध्याचल के तुलसीपुर में डंपर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से डंपर के क्लीनर की मौत हो गई। आपको बता दें कि डंपर में करंट लगने के बाद आग लग गई और आग इतनी विकराल हो गई कि इसकी चपेट में आने से क्लीनर की मौत हो गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक आग ट्रांसफार्मर में और एक आग डंपर में। और जौनपुर में दलितों के घर जलाए जाने के मामले में सीएम योगी ने आर्थिक मदद की है। जिन लोगों के घर जले हैं उन्हें सीएम योगी ने घर देने की बात कही है और सीएम योजना के तहत ये घर दिया जाएगा। साथ ही 42 लोगों की आर्थिक मदद भी की गई है। सीएम योगी आदेश पर राज्य मंत्री ने जौनपुर पहुंचकर पीड़ितों को योगी के आश्वासन की जानकारी दी। दबंगों ने दलितों का घर जला दिया था, जिसके बाद अब उनकी मदद मुख्यमंत्री ने की है। और नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। मुठभेड़ महामाया स्कूल के पास एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसके इलाके में अब हड़कंप मच गया है। तो नोएडा पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ बताई जा रही है और ये मुठभेड़ बताया जा रहा है कि महामाया स्कूल के पास एक्सप्रेसवे पर हुई है, जिससे अब इलाके में हड़कंप है। रात की घटना है ये, जब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ से अब हड़कंप मचा है और कहा यह जा रहा है कि एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ थी महामाया स्कूल के पास। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। तमंचा भी बरामद हुआ है वहां पर। मौके से बाइक में सवार थे ये बदमाश और पुलिस और बदमाशों की ये भिड़ंत हुई। मुरादाबाद में एक व्यापारी की सूझबूझ से शातिर बदमाश पकड़े गए। पीतल निर्यात करने वाले व्यापारी जाफर शम्सी जब अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, उसी वक्त उनकी नजर घर के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिसमें उन्हें कुछ अनजान लोग पिस्टल के साथ घुसते नजर आए। जिसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को फोन से दरवाजा ना खोलने की बात कही और उसके बाद वो खुद भी घर आ गए और घर के मेन गेट को बाहर से बंद कर दिया, जिससे बदमाश घर में ही फंस गए। इसी बीच जाफर शम्सी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। देखा कि ऊपर चले गए, वो उसने पिस्तौल निकाली। मैं घबरा गया। मैंने फ़ौरन ऊपर घर पे फ़ोन करा मम्मी को कि किसी मतलब कौन आया है। बोली खाना मांगने आया है, मैं खाना पैक कर रही हूँ। मैंने जो है फ़ौरन उनको मतलब मम्मी से कहा आप दरवाज़ा मत खोलिएगा।
और मैं पीछे वाले दरवाजे से अपने घर के जाके और मैंने वो लॉक कर दिया दरवाज़ा। उसके बाद फिर मैंने पुलिस को फ़ोन करा। फ़ौरन जो है वो पुलिस थोड़ी देर में आ गई और फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनके पास हथियार वगैरह भी था। उन्होंने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरा से देखा कि उनके घर में बिना अनुमति के लोग घुस रहे हैं और हाथ में उन्हें एक वेपन भी दिखा। तो उन्होंने तुरंत अपने घर में दरवाज़ा बंद करने के लिए बताया और नीचे से भी उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पे मौके पे तुरंत पहुंची। वहां पे उनको 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से एक शस्त्र भी प्राप्त हुआ है। मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मुरादाबाद के इस मकान में 2 शातिर बदमाश हथियारों के बल पर घुस गए और ऊपर जाकर परिवार की जो महिला थी उनसे दरवाज़ा खोलने का अनुरोध करने लगे, लेकिन नीचे बैठे कारोबारी ने सीसीटीवी में घर में चढ़ते हुए दोनों युवकों को देख लिया। उसके बाद जब युवकों ने रिवॉल्वर निकाला, जो उनके पास वेपन थे, तब निर्यातक को शक हुआ कि ये कुछ बदमाश है। उसने फिर अपनी मदर को कॉल किया और कहा कि वो दरवाज़ा ना खोलें। उसके बाद कारोबारी ने सूझबूझ दिखाते हुए मकान का बाहरी दरवाज़ा बंद कर शोर कर दिया। पास में से ही गुजर रही थाना मुगलपुरा पुलिस शोर सुनकर मौके पर पहुंची और दोनों अपराधियों को मैं असले के गिरफ्तार कर लिया। ये तो गनीमत रही कि पुलिस पास में थी और कारोबारी की सूझबूझ से एक बड़ी घटना घटने से बच गई, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि लॉकडाउन में अपराधियों के हौसले काफ़ी बुलंद हैं। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। और कासगंज में आबकारी की टीम ने काली नदी के दोनों किनारों के इलाके पर पवसरा मंडी समिति, तबालपुर, मनौटा, भैंसौरा में अवैध शराब के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आबकारी टीम ने इस जगहों से करीब 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की है और 12 किलो लहन नष्ट किया है, लेकिन छापामार दस्ते को देख आरोपी मौके से फरार हो गए। और चंदौली के नौगढ़ में नक्सल ट्रेनिंग के लिए आए पीएसी के 2 जवान आपस में भिड़ गए, जैसे एक जवान ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को 8वीं बटालियन बरेली में तैनात पीएसी के जवान दीपक चौहान और समर चौधरी में विवाद हो गया, जिसके बाद दीपक चौहान ने समर पर सर्विस राइफल से फायर कर दिया। घटना की सूचना पाते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। आरक्षी दीपक चौहान उसके बाद छत पे चढ़ गया और अपनी सर्विस SLR राइफल से एक फायर कर दिया, जिससे जो है आरक्षी समर चौधरी बाल बाल बचा। इस संबंध में सभी उच्च अधिकारियों को संज्ञानित करा दिया गया है। आरक्षी समर चौधरी से तहरीर प्राप्त हो गई है। उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर देर रात कृष्णानगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ हो गई, जिसमें शातिर बदमाश विशाल शर्मा मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने पिस्टल, लूटी हुई बाइक बरामद की है। हम आपको बता दें कि मुठभेड़ में घायल बदमाश ने पिछले साल नाका इलाके में एक सिपाही की गोली मारकर हत्या की थी। तो पुलिस टीम के साथ 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा के साथ एक बदमाश को घायल कर दिया है। हम आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से पिस्टल बरामद हुआ है, चोरी की एक बाइक बरामद हुई है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले घायल बदमाश ने पिछले साल नाका इलाके में एक सिपाही को गोली मारी थी और वही बदमाश अब पुलिस के शिकंजे में है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। हालांकि इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, उसके पास से पिस्टल बरामद हुआ है और साथ ही चोरी की बाइक बरामद हुई है। यही बदमाश पिछले साल एक सिपाही को गोली इसने मारी थी और अब पुलिस की शिकस्त। ये विशाल शर्मा एक शातिर अपराधी है जो पिछले मार्च के महीने में पिछले नाका में थाना क्षेत्र में चारबाग चौकी के पास हमारे सिपाहियों के चेकिंग के दौरान उनके ऊपर फायरिंग किया था, जिसमें हमारा एक साथी सिपाही अजीत यादव काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो उसमें वो तब से वो लगातार साजिराना हरकत करने, लूट की घटनाओं में लगातार वारदातों में संलिप्त रहता था। उसका नाम प्रकाश में आता था। तब से वो लगातार मानक नगर थाना क्षेत्र, आलमबाग, पारा और हमारे थाना क्षेत्र में घटनाएं कर चुका था। उसमें वांछित भी किया गया था। ये अपने साथी के साथ आज कनौसी पुल के पास से ये चेकिंग के दौरान IC सिंगार नगर को चेकिंग में जब उसने रोका
तो कुछ दिन पहले चोरी की गई मानक नगर की मोटरसाइकिल उसे दिखी, जिसको उसने हाथ करके रोकना चाहा, तो उसको उसने पूरा फायर किया और फायर करके विजयनगर चौकी के तेज की तरफ भागा। उनकी सूचना पे थाना आलमबाग और फतेहपुर में एसडीएम की गाड़ी ना चल रही थी और ना ही अपनी जगह से हिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम साहब ने होमगार्ड को आदेश दिया कि गाड़ी को धक्का लगाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ी जब एसडीएम साहब की नहीं चली तो उन्होंने तमाम होमगार्ड से धक्का लगाने के कहा। कलेक्ट्रेट परिसर में ही ये सरकारी गाड़ी खराब हो गई थी। हालांकि धक्का लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। धक्का लगाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बलरामपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर फुटपाथ पर मृत एक व्यक्ति का शव कूड़ा गाड़ी में डालकर थाने लाया गया। घटना उतरौला तहसील मुख्यालय की थाने की बताई जा रही है। सादुल्ला नगर थाना के सहजौरा गांव के अनवर अली उर्फ झिक्कन उतरौला तहसील में काम के सिलसिले में आया था। यही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, वो फुटपाथ पर ही लेट गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद जो कुछ हुआ वो वाकई शर्मनाक है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो उसने एम्बुलेंस बुलाने की बजाय शव को कूड़ा गाड़ी में डालकर थाने ले गई। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में इंचार्ज आर.के. रमन और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। काफी लापरवाही हुई तो हमने और जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय ने इस पूरी वीडियो को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और इसमें एक संयुक्त जांच हम लोगों ने एसडीएम और सीओ उतरौला के नेतृत्व में दे दी है कि वो इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच करें और ये बताएं कि इस तरह की जो संवेदनहीन जो एक घटना हुई है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, पुलिस विभाग से कौन लोग इसमें दोषी हैं, स्वास्थ्य विभाग से कौन लोग दोषी हैं इसमें और नगर पालिका से कौन लोग दोषी हैं, कि ताकि हम लोग ये चिन्हित करके कि किन किन लोगों की गलती रही है इस तरह की संवेदनहीन घटना में, उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सहारनपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत सीजीएम की कोर्ट में 57 विदेशी जमातियों को एक महीने की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन्हें वीजा नियमों के दुरुपयोग के मामले में दोषी नहीं माना। तबलीगी जमात के मामले सामने आने के बाद से जिले में 57 विदेशी समेत कुल 82 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विदेशी जमाती 3 महीने से जेल में थे, अब उनकी रिहाई का रास्ता आसान हो गया है। इनमें 21 किर्गिस्तान, 19 इंडोनेशिया, 1 मोरक्को, 1 माले, 2 मलेशिया, 1 सीरिया, 4 थाईलैंड, 1 सऊदी अरब, 5 सूडान और 1 फ्रांस का जमाती है। अदालत ने उनको 188 और 3 महामारी अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 महीने की सज़ा दी है। ऑलरेडी वो 1.5-2 महीने से जेल में हैं, क्योंकि 20/4 से वो जेल में हैं। अदालत ने यह ऑर्डर किया है कि उनको 1 माह की सज़ा होने पर जो पहले में समायोजित रहेगी उनको तुरंत रिहा किया जाए। और दारुल उलूम देवबंद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर के प्रयोग को सही करार दिया है। दारुल उलूम द्वारा जारी फतवे में कहा गया कि कोरोना महामारी के दौर में मस्जिदों के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव, हाथ पर सैनिटाइजर लगा होने के बाद भी वजू कर लेना, मस्जिदों के फर्श को सैनिटाइज करना सही है। फतवे में कहा गया कि कपड़ों या फिर शरीर पर सैनिटाइजर के छींटे पड़ जाने पर कपड़ा नापाक नहीं होता। मसाजिद को सैनिटाइज किया जा सकता है और वज़ू के बाद उससे हाथ भी सैनिटाइज किए जा सकते हैं, फर्श भी सैनिटाइज किया जा सकता है। उसमें कोई फ़िलहाल हर्ज नहीं है, बशर्ते कि ये मजबूरी लाहिक है। और मेरठ में कोरोना संदिग्धों की खोजबीन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की तबीयत के बारे में पूछताछ कर रही है। और अगर इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिनको बुखार या फिर सर्दी खांसी है तो उसे क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही अगर किसी शख्स में कोरोना के लक्षण है तो उनकी जांच भी करवाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका रहस्य बन चुकी है। दस्तावेजों में कई नाम सामने आ चुके हैं। सरकारी खजाने पर डाका डालने वाली अनामिका शुक्ला को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की छानबीन में हर दिन नया एंगल निकलकर सामने आ जाता है। सहारनपुर में फर्जी शिक्षिका द्वारा सरकारी वेतन लेने का मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया। और उसके बाद जब इस मामले में खुलासे होने शुरू हुए तो पूरा का पूरा शिक्षा विभाग कटघरे में खड़ा हो गया। मामले में एक महिला टीचर कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम कर रही थी।
शिक्षिका की पोल सहारनपुर में ही खुली थी। शिक्षिका सहारनपुर के मुजफ्फराबाद के कस्तूरबा गांधी स्कूल में तैनात थी। जब शिक्षिका की जांच कराई गई तो शिक्षिका फर्जी पाई गई, जिसमें सहारनपुर बीएसए ने शिक्षिका के खिलाफ थाना जनकपुरी में मुकदमा भी दर्ज करा दिया। सरकार कटघरे में खड़ी हुई तो बेसिक शिक्षा मंत्री तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आ गए। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। थोक के भाव में फर्जी प्रमाण पत्र भी सामने आ रहे हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण में नया मोड़ उस वक्त आया जब असली अनामिका के सामने आने के बाद प्रयागराज की कथित अनामिका शुक्ला ने प्रयागराज के बीएसए को व्हाट्सएप के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया। प्रयागराज की अनामिका के खिलाफ भी 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई थी। फर्रुखाबाद के कायमगंज के रहने वाले रीना सिंह ने प्रयागराज में अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी हासिल की थी। अनामिका शुक्ला के ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं सबके बीच असली अनामिका शुक्ला भी सामने आई। असली अनामिका शुक्ला गोंडा की रहने वाली है और तमाम आरोपों के बाद उन्होंने बीएसए के दफ्तर का रुख किया। साथ ही आरोप लगाया कि उनके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। अनामिका शुक्ला बीएसए दफ्तर में अपने सारे अभिलेख लेकर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति से मिली। अपने पति और बच्चों के साथ पहुंची अनामिका ने वहां एक एक कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए और खुद को बेकसूर बताया। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि इस अभिलेख पर बहुत से लोग फर्जी नौकरियां कर रहे हैं और मैं ही असली अनामिका शुक्ला हूं, इसलिए मैं अपने समस्त अभिलेखों के साथ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत हुई और अपना पक्ष रखा। पूरे मामले में एसटीएफ तक ने पूछताछ की। आईबी भी छानबीन में जुटी, सियासत भी हुई। प्रियंका गांधी ने सरकार से माफी मांगने तक की अपील की। असली अनामिका शुक्ला ने 2017 में कस्तूरबा स्कूल बस्ती के अलावा लखनऊ, सुल्तानपुर, देवपुरी और मिर्जापुर में विज्ञान शिक्षिका के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन के लिए इस्तेमाल हुए दस्तावेज दलालों के हाथ लग गए और देखते ही देखते फर्जी तरीके से 25 अनामिका शुक्ला टीचर बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बहुचर्चित अनामिका शुक्ला मामले में गोंडा की असली अनामिका शुक्ला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपने दस्तावेजों के फर्जी तरीके से इस्तेमाल को लेकर शिकायत की। उन्होंने अपनी तहरीर में मानहानि और फर्जीवाड़े की भी शिकायत की है। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जिले के एक प्राइमरी स्कूल को स्थानीय स्कूल प्रबंधन ने बिना किसी सरकारी आदेश के ही खोल दिया। बच्चों को स्कूल बुला लिया गया। इतना ही नहीं, स्कूल पहुंचे बच्चों के बीच सुरक्षा या फिर कोरोना से बचाव के किसी तरह के कोई उपाय नहीं दिखे। बच्चे बिल्कुल एक दूसरे के करीब खड़े थे। दर्जनों की संख्या में बच्चे स्कूल कैंपस में जुटे और जब मीडिया का कैमरा स्कूल पहुंचा तो वहां पर मौजूद टीचर कैमरा देखते ही भड़क उठी। लापरवाही की इतनी बड़ी घटना श्रावस्ती के नासिरगंज इमलिया के प्राइमरी स्कूल की है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का 5वां चरण अभी चल रहा है और अनलॉक 1 में भी अभी स्कूल कॉलेज को खोलने पर किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। और एक तो लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर स्कूल खोला और जब मीडिया का कैमरा दिखा तो देखिए स्कूल की टीचर कैसे मीडिया पर ही भड़क उठी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूँगा अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।